Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss Unit 3 Grammatical Functions, Cases and Thematic Roles. काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आई कवर ओनली दैट पार्ट जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस यूनिट इज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने लिख के रखे हैं क्योंकि वैसे एक्चुअली तो इस बुक में ये सब कुछ इस यूनिट में ये सब कुछ कवर करना है, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. सो हम सिर्फ लेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें. सो हम ग्रामेटिकल फंक्शंस पढ़ेंगे, मेजरली सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. तब हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो कि है थीटा थ्योरी. So theta theory and its thematic roles are very important. This is also important from the exam point of view. इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं वो हम देखेंगे. मैंने कुछ पर्सनल नोट्स बना के रखे हैं, हम उनको भी देखेंगे ताकि एग्जाम के हिसाब से हम एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो जाएं. So I hope you are ready to start this unit. It is very interesting to be honest. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. काफ़ी ईजी है. सो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे कि हमें पता है सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, राइट वर्ब्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो मेजरली कोई भी सेंटेंस है उसके 4 पार्ट्स होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम हियर कि ग्रामेटिकल फंक्शन जो है, ग्रामेटिकल फंक्शन के उन्होंने 4 पार्ट किए. हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ स्पेशल यूज होता है. तो 4 पार्ट मेरे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, राइट. दूसरा है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मेरा लास्ट वाला है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. ओके. सो किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स है उनके ग्रामेटिकल फंक्शंस होते हैं. हर वर्ड का ग्रामेटिकल फंक्शन होता है एंड वो फंक्शन जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया उन्होंने. ओके. सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. एक सेंटेंस हम लेते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ क्या है. ओके, राइट. सो सबसे पहला एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है कि अली गेव सलमा अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स. ओके. And then the second sentence is Sita bought her niece a toy car. Okay, so हमें दिख ही रहा है कि अली एंड सीता यहाँ पे क्या है, मेरी सब्जेक्ट है. ओके. फिर इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, अ बॉक्स ऑफ स्वीट, राइट. उसको क्या दिया है, बॉक्स ऑफ स्वीट दिया है. और यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हर नीस, क्योंकि किसको दिया है, उसकी नीस को. ओके. एंड सिमिलरली जो लास्ट की जो दो चीज़ें बची हैं वो क्या है कि सलमा. तो यहाँ पे सलमा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ टॉय कार. ये दोनों मेरे यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सो इसको हम यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है कि अली इज द सब्जेक्ट, अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके. एंड सलमा इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंस शी इज द रेसिपिएंट ऑफ द बॉक्स ऑफ स्वीट्स. सो हमें किस चीज़ को नोटिस करना है कि ऑल्दो दीज टू सेंटेंस दे लुक प्रिटी सिमिलर, बट इनमें हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो चुके हैं. तो क्यों चेंज हो चुके हैं, क्योंकि शी इज द रेसिपिएंट ऑफ द बॉक्स ऑफ स्वीट्स. While the Sita is the subject in the second sentence, a toy car is the direct object and her niece is the indirect object since Sita's niece is the recipient or beneficiary of Sita's purchase. तो क्या हो गया, मेरे वर्ब से सारा फर्क पड़ गया. यहाँ पे उसने दिया है और यहाँ पे उसने खरीदा है. Okay, and then we come to fourth kind of grammatical function which is the prepositional object or object of a preposition. इसके examples है Ram is in the garden, right. तो in मेरा क्या हो गया, in is my preposition, right. तो ये मेरा prepositional phrase हो जाएगा in the garden. Bobby put the flowers on the table. तो in क्या है, मेरा preposition है. तो ये पूरा line क्या हो जाएगा, मेरा prepositional object. With which company are you collaborating in this joint venture? With मेरा क्या हो गया, preposition, and then this part of the sentence is my prepositional phrase या फिर object of with मेरा है object of preposition. ओके. थोड़ा सा और नीचे आते हैं. ये वाले पॉइंट्स पे अभी आप इतना डरिएगा नहीं क्योंकि इसको हम एक्चुअली अभी और डिटेल में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं. जैसे कि ये सब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इधर ही. सो अब हम यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग केसेस. हम केसेस पढ़ रहे हैं. इसमें बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगी. मैं बस कुछ कुछ जो नाम की चीज़ें हैं वो आपको बता दूँगी ताकि अगर आप इन टर्म्स को कहीं पढ़े तो आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो मैंने कहीं सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ये है क्या. ओके. सो सबसे पहले हम 3 सेंटेंस देख रहे हैं. ही इज़ इंटेलिजेंट, सीता सॉ हिम यस्टरडे एंड दिस इज हिज हाउस. अब ही मेरा क्या हो गया, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस हो गया या फिर सब्जेक्ट हो गया. हिम मेरा क्या हो गया, यहाँ पे या तो अक्यूजेटिव केस या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. एंड सिमिलरली दिस इज हिज हाउस क्या हो गया, मेरा या तो पजेसिव केस हो गया क्योंकि वो पोजेशन में है इस चीज के. ओके. सो इट्स हिज पोजेशन. इसके बारे में यहाँ और डिटेल में लाइन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं. केस फॉर्म यूजुअली जो होते हैं वो 2 टाइप के, हम जो है वो यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है नॉमिनेटिव या फिर अक्यूजेटिव भी जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है जेनेटिव या फिर पजेसिव भी जिसे हम कहते हैं. तो इस
को हम कैसे, हमें पता चलेगा कि कौन सा वाला कौन सा है? तो अक्यूजेटिव में यूजुअली कोई मार्किंग नहीं होती है, वही जेनेटिव में मार्किंग होती है। मार्किंग कैसी? अगर मैंने बोला दे, इसमें कोई मार्किंग नहीं है, बट अगर मैं बोलूँ दिस, सॉरी, दिस इज सीताज बॉक्स, तो आपको मार्किंग दिख रही है? ये जो अपोस्ट्रोफी एस मैंने यूज किया है, ये मेरी मार्किंग हो जाएगी। अगर मैंने प्लूरल की बात की, बॉयज बॉल, ओके, लड़कों की बॉल, तो क्या हो रहा है? अगेन ये अपोस्ट्रोफी मुझे दिख रहा है, सॉरी, बॉयज बॉल, या ये अपोस्ट्रोफी जो मुझे दिख रहा है इधर और इधर, ये मेरे क्या हो जाएंगे? जेनेटिव या पजेसिव हो जाएंगे। और वही जो जिसमें कोई मार्किंग नहीं होगी वो क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव या अक्यूजेटिव केस फॉर्म हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब हम और नीचे आते हैं तो हम एक्शन देखने मिल रहे हैं, द नोशन ऑफ थीमेटिक रोल हमें देखने मिल रहा है। कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि द डोर ओपनड, ओके, तो डोर क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया, और ओपन क्या होना हो गया? उसका वर्ब हो गया। द सिक्योरिटी गार्ड ओपनड द डोर। अब दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? डोर ओपन हो रहा है दोनों ही केसेस में, बट क्या हो गया? पहले वाले में जो डोर है वो सब्जेक्ट है, वहीं दूसरे वाले में जो डोर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमें पता है कि वो एक्सपीरियंस हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, गोल हो सकता है, बेनिफिशियरी, रेसिपिएंट, सोर्स एंड लोकेशन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा और भी होते हैं, बट दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ थीमेटिक रोल्स। ये हमारे थीटा थ्योरी में आते हैं और इन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में, एक्चुअली विद एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, इसी वीडियो में जब हम हमारी थीटा थ्योरी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब इस डोर का क्या रोल है, ये कौन सा इनमें से किस पे बैठ रहा है, ये हमें कब पता चलेगा? जब हम एक्चुअली थीटा थ्योरी की बाकी जो रोल्स हैं वो पढ़ लेंगे, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामेटिकल फंक्शंस में आपको ऑलरेडी एक बार ऊपर से बता ही चुकी हूँ कि हमारे कौन कौन से हैं: सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बट लेट्स सी, हम इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ें तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये 3 सेंटेंस अगर मैंने देखे, सीता इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर फाइनली फेल asleep एंड अली ऑलरेडी नोज अ लॉट अबाउट कंप्यूटर। Now in all these 3 sentences, the verbs are voluntary action, right? They are of voluntary action. Thus we cannot call the doers, यानी सीता, माय ब्रदर या अली, इनको हम किसी एक्शन को करते हुए नहीं देख रहे हैं। सीता इज अ डॉक्टर, तो क्या वो डॉक्टर बन रही है? वो डॉक्टर है, पर क्या कोई डॉक्टर करता है? क्या नहीं करता है। सो शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट? शी इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन। मेरा भाई सो गया है या फाइनली सो गया है, तो इसमें भी वो कुछ डूअर नहीं है उस एक्शन का। हिज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज्ड। ओके, सो लेट्स रीड दिस कि 6A जो है सीता के प्रोफेशन के बारे में कुछ बता रहा है। 6B जो है वो तुम्हारी बॉडीली स्टेट के बारे में बता रहा है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया। एंड सेंटेंस C जो है, that's talking about the mental state that Ali possesses through conscious efforts on his part or otherwise. But still, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सीता, my brother and Ali are the subject of their respective sentence, because every one of these rest of the sentence, that is the predicate, this is about them, है ना? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में बात करता है कौन? प्रेडिकेट। सो इवन दो ये डूअर्स नहीं है, समटाइम इट्स द स्टेट और प्रोफेशन और समथिंग, बट फिर भी ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब हम आते हैं, अगर मैं पैसिव सेंटेंस की बात करूं तो ऑल ऑफ अ सडन द डोर ओपनड, ओके, एंड द डॉग वाज रन ओवर बाय अ कार। दूसरा सेंटेंस जो है वो मेरा पैसिव सेंटेंस है। तो एक्चुअली अगर मैं इस सेंटेंस को एक्टिव में बनाती तो क्या हो जाता? द कार रन ओवर द डॉग, राइट? या फिर अ कार रन ओवर द डॉग, तो अ कार मेरा क्या हो जाता? सब्जेक्ट हो जाता, और द डॉग जो है वो मेरा क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता, राइट? तो ये पैसिव सेंटेंसेस में भी इसका फॉर्म जो है सब्जेक्ट का वो चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, जो कि है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन वन थिंग, दैट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी प्रेजेंट ग्रामेटिकल फंक्शन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हर बार हो ही हो, कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। इट अकर्स ओनली विथ ट्रांजिटिव वर्ब्स सच एज सी, हिट, किल, हर, ऑल ऑफ दिस। इसको समझने के पहले हम समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं। ओके, वहां उन्होंने बोल तो दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, मतलब ऐसा इसके साथ होता है, इसके साथ नहीं होता है। तो ये हम कैसे समझेंगे कि वर्ब्स को एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांजिटिव, दूसरा है इनट्रांजिटिव। ओके, इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऐसे वर्ब्स कैसे हुए? जैसे कि खाना खाना, ईट, और किल और हिट। ओके, इसमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इनट्रांजिटिव को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, टू गो टू स्लीप। ओके, ट्रांजिटिव के 2 और टाइप्स होते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। दूसरा जो टाइप है वो मेरा हुआ जिसमें उसे 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। पहला ऑब्जेक्ट हुआ डायरेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव।
ओके तो ये अगर आपको समझ में आ गया, एक बार वापस देखते हैं। वर्ब के दो टाइप, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ओके अब ट्रांजिटिव में दो टाइप्स हैं, पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला यानी ट्रांजिटिव सिंपल, उसको एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट जिसको चाहिए वो हो जाएगा डाइट्रांजिटिव, जिसमें होता है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके तो जब हमें ये समझ में आ गया है तो let's read this कि it occurs only when transitive verbs such as see, hit, kill, eat and read, ऐसे जो verbs हैं इनमें हमें क्या किसकी जरूरत है, ट्रांजिटिव वर्ब से हम जानते हैं इनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो लेट्स सी, सीता इज रीडिंग, सीता इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके सेंटेंस सेम ही है लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। द चिल्ड्रन फाइनली एट एट 2 o'clock, द चिल्ड्रन फाइनली एट देयर लंच एट 2 o'clock। अब यहाँ पे देयर लंच एंड न्यूज़पेपर मेरे क्या हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। ओके ये हमें यहाँ इस लाइन में लिखा हुआ है। सो इवन तो द सेंटेंस आर प्रीटी मच द सेम, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है हमने इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया है। Let's read the next sentence. The mangoes were eaten by the children yesterday and the children ate the mangoes yesterday. पहला सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में है, राइट हमें दिखाई दे रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसको हमने पीछे लाया है और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे लेके आए हैं। प्लस द चिल्ड्रन हियर दे आर नॉट नेसेसरीली नीडेड टू बी देयर। अगर चिल्ड्रन नहीं भी होते तो हम किसकी बात करते कि आम खाए गए हैं। अब बच्चे खाते हैं आदमी खाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब क्या है कि जो द मैंगोज है इसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑब्जेक्ट, वहीं जो चिल्ड्रन है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल सब्जेक्ट। क्योंकि अगर ये पैसिव में ना होते हुए एक्टिव में होता तो ये क्या हो जाता, द चिल्ड्रन एट द मैंगोज yesterday। ओके लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। पहला हमने देख लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे, जिसमें क्या है कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि सीता गेव हर सिस्टर अ लार्ज गिफ्ट रैप्ड पार्सल, या फिर अली ब्रॉट द चिल्ड्रन सम चॉकलेट। तो क्या हो गया कि सीता मेरा सब्जेक्ट हो गया। ओके गिफ्ट रैप पार्सल जो है, बड़ा गिफ्ट रैप पार्सल, वो मेरे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें उसकी सिस्टर जो है वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी बिकॉज शी इज द रिसीवर। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस में अली जो है सब्जेक्ट हो गया, चॉकलेट्स क्या हो गई मेरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, और जो बच्चे हैं वो मेरे क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए बिकॉज दे आर द रिसीवर। इसको अगर हम आगे थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में कुछ चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं डेटिव शिफ्ट। डेटिव शिफ्ट में क्या होता है, जैसे कि ये सेंटेंस हम पहले वाला देख रहे हैं, सीता गेव अ लार्ज गिफ्ट रैप पार्सल टू हर सिस्टर। ओके तो वो क्या करेंगे, टू को हटा देंगे। ओके व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ओमिटिंग टू। इधर बुक में ध्यान से देखिए तो क्या किया उन्होंने, टू को हटा दिया है। इस बुक में क्या किया उन्होंने, टू को हटा दिया है। तो उन्होंने क्या किया, सीता गेव हर सिस्टर अ लार्ज गिफ्ट रैप पार्सल। टू हटा दिया तो वो क्या हो गया, सीता गेव हर सिस्टर अ लार्ज गिफ्ट रैप पार्सल। तो हमने क्या किया, इस वाले को इधर लेके आ गए, डेटिव शिफ्ट किया और हमने टू को हटा दिया, प्रीपोजिशन को डिलीट कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेटिव शिफ्ट हो गया। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स काफी इजी हैं, आपको दिख जाएगा जैसे ही कोई प्रीपोजिशन आया उसके बाद का फ्रेज आपका हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो गया टू, इन, डाउन। ओके इस टाइप के सेंटेंसेस हो गए। अब हम आगे आते हैं, केस मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, सो आई एम लीविंग इट। इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड आप इसको बिल्कुल पढ़िए अच्छे से। मैं आती हूँ थीमेटिक रोल्स पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एंड थीटा थ्योरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज थीटा थ्योरी। सबसे पहले हमें देखना है कि थीटा थ्योरी दी किसने थी। तो हमारा सारा काम जो है वो चॉम्स्की ने ही किया है, ही इज द मैन ऑफ MEG4। तो चॉम्स्की ने किया, उसने 1981 में हमें दी थी थीटा थ्योरी। And this is the part of the generative grammar that deals exclusive with thematic roles. Okay, thematic roles. It is also written as theta theory और theta as in a maths में जैसे लिखते हैं आप, मैथ्स में चाहे कितना ही बचने की कोशिश कर लें ये अब वापस आ ही चुका है। So thematic roles are also known as theta roles or theta roles for short. Theta theory is centered around an important principle called theta criteria, which goes as follows. तो theta criteria क्या है मेरा, every argument NP in a sentence bears one and only one theta role. Okay, एक ही रोल होता है, and in each theta role is assigned to one and only one argument in every NP. हर NP में जो हर एक आर्ग्यूमेंट है उसको एक ही रोल मिलता है और हर रोल को एक ही आर्ग्यूमेंट मिलता है, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब इसके लिए जो है इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आपको याद है हमने यहाँ देखे थे, या अलग अलग जो रोल्स होते हैं, एक्सपीरियंस, इंस्ट्रूमेंट, गोल, बेनिफिशियरी, रेसिपिएंट, सोर्स, लोकेशन, बहुत सारे रोल्स दिए हुए उन्होंने यहाँ पे। इन रोल्स को हम एक्चुअली, आप चाहे तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं रीड करके, बट मुझे लगा कि हम थोड़ा सा अच्छे से अगर समझेंगे, अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए आ जाता है तो आप उसे समझा पाएंगे, एंड काफ़ी ईजी है ये, विथ एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ।
और जहाँ से मुझे ये एग्जांपल्स मिले हैं, जो नोट्स मैंने ढूंढे थे गूगल पे ही, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आपको भी अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मेरी राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं बोलूँगी, फिर आपको समझ में आ जाएगी, आई होप। सो इस तरफ जो है ये मेरे सारे रोल्स हैं, जैसे कि एजेंट, पेशेंट, थीम, एक्सपीरियंस, गोल, सोर्स, लोकेशन, इंस्ट्रूमेंट, रेसिपिएंट और बेनिफिशियरी। फिर ये उनका जो काम है वो है, एंड फाइनली इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले वाला जो मेरा रोल जो है वो है एजेंट का, राइट। इट इज एन वॉलंटरी एक्शन बाय इनिशिएटर, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया, अक्षरा प्लेस चेस। तो ये एक वॉलंटरी एक्शन है, अक्षरा को कोई अक्षरा अपने मन से वो कोशिश करे और फिर वो चेस खेले, अपने आप नहीं हो रहा है, लाइक ब्रीदिंग, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, बट वैसा नहीं हो रहा है, सो दिस इज अ वॉलंटरी एक्शन। फिर दूसरा जो है पेशेंट, लिविंग एंटिटी इज द टारगेट ऑफ एन एक्शन, ओके। कोई भी एक लिविंग एंटिटी है, उसके ऊपर कुछ तो टारगेट हो रहा है इस एक्शन की वजह से, जैसे कि ही हिट्स राम, तो राम जो है वो मेरा क्या हो गया, पेशेंट हो गया। थीम, थीम में क्या होता है, नॉन लिविंग एंटिटी अंडरगोस एक्शन। थीम में जो है नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है वैसी एंटिटी में कुछ एक्शन होता है, उसके बाद उस एक्शन की वजह से हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो जाए इस एंटिटी के फॉर्म में, या चेंज नहीं भी हो, बोथ आर फाइन। तो मैंने एग्जांपल दिया है लेंटिल्स कुक, यानी जो दाल है वो पक चुकी है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ उसका एक्शन से कुछ चेंजेस हो सकता है कि कोई चेंजेस ना हो, बट इस केस में लेंटिल पे एक्शन के बाद चेंजेस हो रहे हैं, अब वो पक चुकी है, उसका फॉर्म चेंज हो चुका है। फिर हम आते हैं एक्सपीरियंसर पे। सो लिविंग एंटिटी एक्सपीरियंसेस इनवॉलंटरी इवेंट, ये मेंटल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है, जैसे कि द मैन इज कॉफिंग। तो कॉफिंग तो ये फिजिकल हो गया, लेकिन हो सकता है वो सोच रहा हो, बट लिविंग एंटिटी पे कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो हम किसे उसे हम क्या बोलेंगे, जो मैन है यहाँ पे वो क्या हो गया, एक्सपीरियंसर हो गया। फिर हम आते हैं गोल पे। नेक्स्ट वाला जो मेरा रोल है वो है गोल का, टुवर्ड्स विच एन एंटिटी मूव्स। तो शी इज गोइंग टू द मॉल, तो मॉल मेरा क्या हो गया, एंटिटी होगी, क्योंकि उसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट थीम है मेरा सोर्स। सोर्स क्या हो गया, पॉइंट फ्रॉम विच द मूवमेंट स्टार्ट्स, सो द बस इज कमिंग फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया, वहां से जो मूवमेंट है वो शुरू हो रही है। नेक्स्ट है लोकेशन, द प्लेस वेयर एक्शन टेक्स प्लेस, जैसे कि ही इज ईटिंग इन द रेस्टोरेंट, तो वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, रेस्टोरेंट मेरा क्या हो गया, लोकेशन हो गया। सेकेंड लास्ट है मेरा इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ विच द एक्शन इज डन, ओके। सो शी इज चॉपिंग द वुड विद एन एक्स, तो एक्स मेरा क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, और वो क्या काट रही है, लकड़ी। एक्शन किसकी वजह से हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, वो एक्स की वजह से हो रहा है, दिस इज हाउ द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, एक्स। फिर रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी जो हो सकता है वो है एंटिटी विच रिसीव्स और गेट्स समथिंग। सो ही गेव मी अ न्यू फोन, और ही गेव अ न्यू फोन टू मी, तो मैं क्या हो गई यहाँ, मी क्या हो गई, वो मेरा हो गया बेनिफिशियरी। आई होप ये सारे रोल्स आपको क्लियर हो गए, और आपको थीटा थ्योरी जो है बहुत अच्छे से आप समझाते आएगी। आप सारे पॉइंट्स नहीं भी लिखेंगे तो भी ज़रूरी नहीं, मतलब कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ये जो रोल्स हमने पढ़े हैं इस पे थीटा थ्योरी खत्म नहीं हो जाती है, दीज आर जस्ट सम ऑफ द सैम्पल्स, बट मुझे लगता है कि ये इनफ है, इतना आपको अभी इग्नू के एग्जाम के लिए। So I hope you enjoyed this video. If you did so, please like, share and subscribe, and I hope to see you guys in the next one.